पिछले कहानी में हुई घटनाओं से लगभग 15 या 20 साल बाद हम उसी खतरनाक पश्चिम वर्जीनिया को देखते हैं, जहां इस बार ये 4 दोस्त घूमने आए हैं। राफ्टिंग के बाद वो नदी के किनारे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। आज रात उन्हें ही पर बितानी है, इसीलिए ट्रे और ब्रेंट जाते हैं जंगल की तरफ कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने, जबकि एलेक्स के साथ सोफी यहीं पर रुकती है। अपने शरीर को गर्माहट देने के लिए वो अपने कपड़े पूरी तरीके से उतार देती है। एलेक्स के पूछने पर वो बताती है कि ऐसे वीरान जगह पर आखिर हमें कौन देखने वाला है जाने मन, पर यह बस मोहतरमा की एक वहम है। दरअसल कोई उसे ही देख रहा होता है। कुछ ही देर बाद ब्रेंट यहाँ पर वापस आ जाता है, जो सोफी को ऐसे हालत में देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। अब इससे पहले ये दोनों लिपटा लिपटी शुरू कर दे, एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है। कुछ ही देर बाद उनकी ये कारनामा शुरू होते ही कोई पीछे से तीर चलाता है, जो सोफी की शरीर को भेदता हुआ ब्रेंट के हाथों के आर पार हो जाता है। और ये तीर चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि पिछले दोनों कहानियों में अपनी ख्वाब जमा कर रखने वाला थ्री फिंगर है। इसे देखते ही ब्रेंट की पतलूल गीली हो जाती है और ये डरपोक अपनी गर्लफ्रेंड की मदद किए बिना ही यहाँ से निकल लेता है। इधर थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है, जो सोफी की आंखें बाहर निकाल देता है, जिसे वो बड़े ही शौक से खाता है। उसकी ये भयानक करतूतें एलेक्स बिना आवाज़ किए चुपचाप देख रही होती है। तभी यहाँ पर ट्रे आता है, जिसके हाथों से लकड़ियाँ गिरने की वजह से थ्री फिंगर की ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो उसी के पीछे भागता है। वही दूसरी तरफ अपनी जान बचाकर भागने वाला ब्रेंट, जिसकी शरीर थ्री फिंगर की ट्रैप में फंसने की वजह से 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जबकि द थ्री फिंगर एक लकड़ी ट्रे के मुंह के आर पार कर देता है। अब इन चारों दोस्तों में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची है। यहाँ से भागकर वो जंगल में मदद की तलाश में भटक रही है। इसके बाद कहानी आती है एक डिटेंशन सेंटर की तरफ, जहाँ एक से बढ़कर एक अपने आप को 30 मार खा समझने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। अब इनमें से सबसे खतरनाक है चावेज। जब यहाँ के वार्डन को पता चलता है कि शायद आज चावेज अपने साथियों के साथ यहाँ से भागने के फिराक में है, तो वो उन्हें आज ही इस डिटेंशन सेंटर से हैजल्टन प्रिजन की तरफ रवाना करना चाहता है। हालांकि यह ट्रांसफर एक हफ्ते बाद होने वाला था। वार्डन एक और प्लान बनाता है, जिसका अहम हिस्सा होने वाला है विलियम, एक अंडरकवर प्रिजनर जो दरअसल यूएस मार्शल ऑफिसर है। ट्रांसफर के दौरान उसे हर वक्त चावेज के साथ रहना है, ताकि अगर वो कोई प्लान बनाता है तो इसके बारे में इनको पता चल सके। विलियम की इस असली पहचान के बारे में सिर्फ करेक्शन ऑफिसर नेट को पता होगा, जो इस पूरे ट्रांसफ़र को संभालने वाला है। प्लान के मुताबिक ट्रांसफ़र किए जाने वाले सारे कैदियों को एक साथ जंजीरों में बांध दिया जाता है और विलियम को रखा जाता है चावेज के साथ। इसके बाद सारे कैदियों को गाड़ी में डाल दिया जाता है, जिन्हें लेकर नेट वाल्टर और प्रेस्लो के साथ निकल पड़ता है हैजल्टन प्रिजन की तरफ। पर वो मेन हाईवे से नहीं जाते, बल्कि उस रास्ते को पकड़ते हैं जिस रास्ते पर वही पुरानी पेपर मिल है, जिसकी वेस्ट मटेरियल की वजह से ये आदमखोर लोग जन्मे। इसी सफ़र के दौरान वो एक बार कंट्री साइड स्टेशन पर रुकते हैं, फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद दोबारा रवाना हो जाते हैं और समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। कोई पीछे से हाई बीम पर गाड़ी लेकर आता है और बार बार उनकी बस से टकराने लगता है। उसकी इन हरकतों को देखकर नेट को लगता है कि शायद ये चावेज के लोग हैं जो उसे छुड़ाने आए हैं। इसीलिए वह हैजल्टन से संपर्क बनाने की कोशिश करता है, पर नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क होता ही नहीं है। जबकि इधर इस सन की आदमी की गाड़ी के पीछे लगी कांटेदार वायर्स उनकी बस में फंस जाता है। इससे उनकी बस अपने कंट्रोल खो देता है और वो रोड की बैरियर्स को तोड़कर सीधा नीचे गिरता है। इससे होने वाले डैमेज की वजह से वो लगभग आग पकड़ने लगी है, पर हादसा होने से पहले ही नेट सभी कैदियों को निकाल देता है। पर अभी भी वाल्टर गाड़ी के अंदर है। वही हाईवे पे हम उसी सन की गाड़ी वाले को देखते हैं, जो दरअसल और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर है। पर किसी के देखने से पहले ही वो यहाँ से चला जाता है। इधर चावेज नेट से उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने उन्हें जंजीरों से आज़ाद नहीं किया तो उसकी मौत तय है। नेट कहता है कि चाबियाँ गाड़ी के अंदर है। मौका मिलने पर प्रेस्लो चावेज पर बंदूक तान देता है, लेकिन अचानक थ्री फिंगर के द्वारा फेंकी गई चाकू सीधा उसके गले में घुस जाता है और अब चावेज के हाथों एक और बंदूक लग चुकी है। थ्री फिंगर की तीर चलाने पर वो भी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जिससे थ्री फिंगर यहाँ से निकल लेता है। इधर चावेज के कहने पर नेट गाड़ी के अंदर जाता है और चाबी के साथ वाल्टर को भी निकाल लेता है और अगले ही पल वो बस धमाके में उड़ जाता है।
अब चाबेज के हाथ चाबियां लग चुकी हैं, पर ये इन जंजीरों की नहीं होती। इस बात से ज़्यादातर कैदियों को गुस्सा आता है, जैसे कि क्रॉफोर्ड और फ्लॉयड, जो नेट को मार देने के लिए कहते हैं। पर चाबेज ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो नेट को कंपास की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। उसे पता है कि नेट इसी जगह के आसपास बड़ा हुआ है, यानी शायद वही उन्हें इस जगह से निकाल सकता है। हालांकि नेट का कहना होता है कि इस बात को सालों बीत चुके हैं और उसे ये जगह ठीक से याद भी नहीं है। फिर भी बंदूक के इशारे पे उसे चलना पड़ता है, वो भी वॉल्टर को सहारा देते हुए। सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात होती है एलेक्स से, जो बिल्कुल वाखलाई हुई है। नेट उसे सांत्वना देता है। फिर एलेक्स उन्हें बताती है कि जंगल में 3 उंगली वाला आदमखोर उसके सारे दोस्तों को मार चुका है। उसी से चाबेज को पता चलता है कि उनके कुछ नाव नदी के किनारे रह गए। चाबेज को इसमें एक सुनहरा मौका दिखता है कानून के हाथ से निकलने की, इसीलिए वह एलेक्स को उसी दिशा पर ले जाने के लिए कहता है जिस तरफ उनकी नाव है। कुछ देर बाद वो अपने सामने एक बहुत पुरानी गाड़ी देखते हैं। फ्लाइट कंटेनर को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता क्योंकि वो अंदर से पूरी तरीके से लॉक्ड है। चाबेज के इशारे पे नेट ड्राइवर की सीट की तरफ जाता है, जहां उसे एक बंदूक के अलावा चाबियां भी मिल जाती है, जो वो चाबेज को दे देता है, जबकि बंदूक को चोरी छुपे वॉल्टर के पास रखता है, क्योंकि इस पर चाबेज की ध्यान नहीं जाने वाला, और वैसे भी वो घायल है। इधर कंटेनर को खोलने पे वो देखते हैं कि वो लगभग पैसों से भरी हुई है। चाबेज हर किसी को पैसों की 2 बैग उठाने के लिए कहता है, यहाँ तक कि घायल वॉल्टर को भी। लेकिन यहाँ पर बात बिगड़ जाती है। वॉल्टर उसी बंदूक से चाबेज को मारने की कोशिश करता है जो अभी नेट ने उसे दिया था, पर वो पूरी तरीके से खाली होता है। लग गए। चाबेज अपने साथ गद्दारी करने वालों को कभी नहीं छोड़ता, और यहाँ भी वो बिना समय गवाए वॉल्टर की खोपड़ी खोल देता है। इसके बाद उनकी सफ़र दोबारा शुरू हो जाती है। इसी दौरान थ्री फिंगर की नेफ्यू थ्रीटो उन्हें अपनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं हो पाता। चाबेज उसे गोली मार देता है, और जब उसे पता चलता है कि यह आदमखोर शायद उस आदमखोर के रिश्तेदार है जिसने उन पर हमला किया था, तो वो उसके लिए इसे निशान के तौर पर रखना चाहता है, जिसके लिए वो थ्रीटो की सर धड़ से अलग करके उसे लकड़ी के ऊपर टांग देता है। कुछ ही देर बाद वो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स और उसके दोस्तों की वही छोटे छोटे नाव है जो इतने सारे लोगों को ले जाने के लिए तो नहीं बने वो अलग बात है, बल्कि नेट इनकी हवा निकाल देता है। इस बात से चाबेज बिल्कुल वाखला जाता है, और वो नेट को बहुत बुरी तरीके से मारता भी है। उसकी बस चले तो वो नेट को जान से ही मार दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वही उनके लिए ऐसे वीरान जगह पर कंपास की तरह काम करने वाला है। इधर थ्री फिंगर जब अपनी नेफ्यू की कटी हुई सर देखता है, इससे वो इन कैदियों पर बहुत गुस्सा होता है और प्लान बनाता है इन्हें एक एक करके ठिकाने लगाने की। बोट ना मिलने की वजह से उन्हें पैदल चलना पड़ता है। इसी दौरान उन्हें अपने सामने चाबियां दिखती है, जो शायद उनकी इन जंजीरों की है, पर ये थ्री फिंगर की एक ट्रैप है जिसमें विलियम अपनी आधा चेहरा गंवा देता है और साथ में अपनी जान भी। इसके बाद ये कैदियों की टोली एक पुराने केबिन के पास आते हैं, जहां वो एक क्रोबार के जरिए अपनी जंजीरों को खोल देते हैं। यहाँ पर चावेज नेट को धमकाता है कि अगर उसने जल्द ही उसे किसी रेडियो स्टेशन तक नहीं पहुँचाया तो उसकी खैर नहीं। फिर वो बाकी कैदियों से एक सौदा करता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनके पास जो 2 पैसों के बैग है उनमें से एक बैग उसे देना होगा, क्योंकि जल्दी उसके आदमी उसे ढूंढ लेंगे। बस उसकी कॉल करने की देरी है। उन्हें उसकी ये बात मानना पड़ता है। वैसे भी उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद वो दोबारा अपने सफ़र में निकल पड़ते हैं, और इस बार वो अपने सामने थ्री फिंगर की गाड़ी देखते हैं। ये देखकर उन सभी की फट जाती है, खासकर क्रॉफोर्ड की। अगर ये कोई ट्रैप हुई तो जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी चावेज उसे मजबूर करता है ये देखने के लिए कि ये कोई ट्रैप तो नहीं है। और बस जैसे ही वो गाड़ी के आसपास आता है, थ्री फिंगर अपनी ट्रैप एक्टिवेट कर देता है, जिससे कांटेदार वायर्स क्रॉफोर्ड को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लेते हैं। इसके बाद थ्री फिंगर उसे रोड पर तब तक घसीटता है जब तक कि वो अपनी दम नहीं तोड़ देता। इधर फ्लॉयड एलेक्स के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे मजा चखा देती है। ये देखकर चावेज उससे अपनी बंदूक छीन लेता है, जो उसने उसे इसलिए दिया था ताकि चावेज इस टोली को आराम से संभाल सके। पर जो एक लड़की को नहीं संभाल सकता, वो इस टोली को क्या ही संभालेगा। लेकिन गुस्से में पागल फ्लॉयड चावेज पर हमला कर देता है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एलेक्स और नेट
निकल लेते हैं। जबकि इधर चावेज फ्लॉयड को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता बल्कि कहता है इस भड़वे के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद वो ब्रैंडन के साथ एलेक्स और नेट की तलाश में निकल पड़ता है। इधर ब्रैंडन उसके साथ एक डील करता है कि अगर उसके आदमी उसे ढूंढ लेंगे तो वो बस उसे जिंदा जाने देगा। वही दूसरी तरफ ऑफिसर कार्वर नेट की फ़ोन रिसीव ना करने की वजह से उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे वो बस मिल जाती है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इसके बारे में वो हेडक्वार्टर को बताता है। फिर अंदाजे में ही इस वीरान जगह पर इन कैदियों को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर चावेज को एलेक्स और नेट की आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो पैसों की बैग को एक जगह पर रखकर सीधा चला जाता है नेट के पास। फिर वो उसे मारना शुरू करता है और जब एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करती है तो चावेज उसे बस अपने एक हाथ से ही रोक देता है। नेट उसे भरोसा दिलाता है कि बस 2 ही मिनटों के अंदर उस वॉच टावर तक पहुंच जाएंगे जहां पर रेडियो होने वाला है। चावेज उस पर भरोसा करके उसी के पीछे चल देता है, पर यहाँ वो पुराने वॉच टावर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि इस कहानी के पहले भाग में वो आदमखोर इस वॉच टावर को जलाकर राख कर दिया था। इसके बारे में नेट को पता नहीं था, लेकिन चावेज को उस पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद नेट उसके वक्त को बर्बाद कर रहा है। इसी बात से खफा होकर चावेज नेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कार्वर की कुत्ता लियोन उस पर हमला कर देता है और अब मामला पूरी तरीके से पलट चुका है। अच्छा खासा पुलिस वालों के पास कंट्रोल है, लेकिन तभी थ्री फिंगर एक रॉड कार्वर के मुंह से होता हुआ पीछे से निकाल देता है। अब मामला पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। ब्रैंडन थ्री फिंगर को मारने के लिए लगातार गोलियां चलाता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। उधर फ्लॉयड जो अभी भी जिंदा है वो चावेज के सारे पैसे लेकर निकल लेता है, और जब चावेज वापस आकर देखता है कि उसके पैसे यहाँ पर नहीं है तो वो बिल्कुल वाखला जाता है। वही दूसरी तरफ कार्वर के द्वारा भेजी गई मैसेज की वजह से सर्च टीम तैयारी कर रहे इन कैदियों को ढूंढने के लिए। इधर फ्लॉयड जो पैसे मिलने की खुशी में बिल्कुल वाखलाया हुआ है, अचानक उस पर थ्री फिंगर मोलोटोव कॉकटेल फेंकता है, जिससे पैसों के साथ वो भी जल जाता है। ये देखकर चावेज अपने आपा खो देता है और बस वो किसी भी तरह से थ्री फिंगर को मारना चाहता है। उसे ये मौका मिलता भी है, लेकिन वो एलेक्स को थ्री फिंगर के हवाले कर देता है। इस बात से नेट चावेज पर भड़क जाता है, यहाँ तक कि वो उनके साथ चलने से भी मना कर देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से एलेक्स को बचाना चाहता है। लेकिन चावेज उसे धमकाता है। तभी ब्रैंडन उस पर हमला कर देता है और नेट को एलेक्स को बचाने के लिए कहता है, जबकि खुद चला जाता है इस जंगल से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढने। वही दूसरी तरफ थ्री फिंगर एलेक्स को घसीटते हुए अपनी केबिन की तरफ ले जाता है, जहां वो उसे कांटेदार तारों से बहुत ही बुरी तरीके से बांध देता है। इधर नेट की मुलाकात होती है लियोन से। इसके जरिए वो एलेक्स को ढूंढने के काम में लग जाता है, जबकि सर्च टीम इन कैदियों को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। नेट उन्हें आवाज़ भी लगाता है, पर वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते और ना ही उसे देख पाते हैं। इन्हीं से बचने की कोशिश करते हुए ब्रैंडन चावेज के हाथ लग जाता है, पर वो उसे जान से मारता नहीं है, बल्कि निकल पड़ता है थ्री फिंगर की तलाश में। और आखिरकार हमें वो देखने का मौका मिलता है कि जब दो सन की आपस में भिड़ते हैं तो जीत किसकी होती है? ऑफ कोर्स जो ज़्यादा सन की है। ठीक उसी तरह से इनके बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें थ्री फिंगर चावेज की खोपड़ी खोलकर उसके दिमाग को चक कर देखता है कि इसकी सन की पनाह की स्वाद कैसी है। दूसरी तरफ नेट थ्री फिंगर के केबिन तक पहुंच जाता है। यहाँ वो एलेक्स को आज़ाद भी कर देता है, पर निकलने से पहले ही थ्री फिंगर वापस आ जाता है और अकेले ही इन दोनों पर हावी हो जाता है। अब इस लड़ाई को विस्तार में क्या ही बताना। मौका मिलने पर एलेक्स एक लकड़ी थ्री फिंगर के शरीर के आर पार कर देती है। देखकर तो यही लगता है कि वो मर चुका है। इसीलिए नेट एलेक्स के साथ थ्री फिंगर की गाड़ी लेकर निकल पड़ता है, और जब उन्हें लग रहा होता है कि वो इस सन की आदमी से अपनी पीछा छुड़वा चुके हैं, तभी वो उनके सामने आ जाता है। यहाँ तक कि बड़े ही स्टाइल से वो उनकी गाड़ी में भी चढ़ जाता है। फिर सरफिरे की तरह नेट को तंग करना शुरू कर देता है, और इसी वजह से उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है। आवाज़ें सुनकर यह ब्रैंडन आता है, जो उन्हें गाड़ी से निकाल देता है। लेकिन फिर थ्री फिंगर उन पर दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार नेट उसे मारकर गाड़ी के ऊपर रख देता है, जिसमें अगले ही पल एक धमाका होता है। लगता तो यही है कि वो सरफिरा खत्म हो चुका है। ब्रैंडन ने उसकी इतनी मदद की है, इसीलिए नेट उसे जाने देता है और प्रॉमिस करवाता है कि वो भविष्य में कोई भी अपराध नहीं करने वाला। बदले में वो पुलिस वालों को ये बता देगा कि इस हादसे में सारे के सारे कैदी मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो एलेक्स के साथ उसी रोड पर बैठ जाता है। सुबह होने पर यहाँ पुलिस वाले जमा होने लगते हैं। फिर हम कुछ दिनों बाद
नेट को देखते हैं जो कि दोबारा उसी जंगल में उस पुराने गाड़ी के पास आया होता है उन पैसों को लेने के लिए जिस पर उसकी नज़र पहले से ही था। बस हम बताना भूल गए, लेकिन अचानक ब्रैंडन उसे ठिकाने लगा देता है क्योंकि उसकी भी नज़र उन पैसों पे थी, पर किसी और की नज़र उस पर है। कोई गुमनाम आदमखोर उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और ब्रैंडन की चीखों के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।